जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भूगोल यानी ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 2, जिनका नाम है भूमि और मृदा संसाधन। जब क्लास 10th का ना भारतीय भवन भूगोल जब निकालेंगे तो उसके दूसरे अध्याय में आपको ये मिलेंगे, जिसका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हमारा इस पाठ का लास्ट वीडियो होगी। इस पाठ को हमने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है और वहाँ से जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी हमने पाठ में ही समझा दिया था। लेकिन आपके पाठ में यानी बुक में जो दिया गया है प्रश्न उत्तर, उसको भी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपको करना क्या है, मोबाइल को फुल स्क्रीन में करिए और किसी स्टैंड से उसको लगा दीजिए, चाहे बुक हो दीवार हो, और ध्यान से सुनिए। उससे क्या होगा ना कि आप जब एक बार सुन लेंगे तो फिर बार बार ना तो वीडियो देखने की ज़रूरत होगी ना तो पढ़ने की ज़रूरत होगी। बस एक बार ध्यान से सुनिए, बाकी काम खत्म। चलिए तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। काली मिट्टी और लाल मिट्टी अलग अलग विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी हमारी इंडिया में कुल हमने जो हमारी भारतीय वनस्पति विज्ञान है उसके तहत अगर मिट्टी को बंटवारा किया गया ना तो हमने देखा कि कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है और इन 8 मिट्टियां में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी जलोढ़ मृदा, जिसका रंग ना खास करके कैसा होता है, भूरा होता है। इसके पीछे का एक कारण हमने देखा कि जिसमें ह्यूमस नहीं होती है वो रंगहीन होती है, लेकिन जैसे जैसे उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ती जाती है ना वो भूरा होती जाती है। ज़्यादा ह्यूमस होने के बाद वो काली हो जाती है। ये हमने देखा था। ये हमारा पाठ बतलाता है, किताब बतलाता है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस होगी वो उतनी ही काली होती है। लेकिन अब यहाँ कह रहा आपसे कि काली मिट्टी और लाल मिट्टी की अलग अलग विशेषताएं, मैंने अलग अलग लिखना है विशेषता। तो चलिए हमारे भारत में जो काली मिट्टी पाई जाती है ना, इसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी। ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तब बताएंगे रेगुर मृदा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी पहली विशेषता क्या है, इनमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। यानी काली मिट्टी जो है ना वह हमेशा नम होती है, नंबर एक विशेषता हो गई। चलिए दूसरा, काली मिट्टी सूखने पर बहुत कड़ी हो जाती है, तो ये दूसरी विशेषता। आगे चलते हैं। अब इसका रंग काला होता है क्योंकि इसमें लोहा और एल्यूमिनियम युक्त यानी एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। तो इसकी तीसरी विशेषता है कि इसमें कौन कौन से तत्व रहते हैं, तो एक लोहा और दूसरा एल्यूमिनियम। काली मिट्टी कपास और गन्ने की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी जो है ना वो खास करके मुख्य फसल उसके लिए कौन होंगे, तो कपास और गन्ना। तो यहाँ से फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गन्ने की कृषि के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है या कपास की कृषि के लिए सबसे अच्छा। चलिए इसी चीज को ना क्या करता है, किताब फिर से दोहरा देता है और आपसे पूछा जाएगा कि गन्ने की कृषि महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्यों होती है। नहीं तो वह क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते हैं वहां पर काली मृदा पाई जाती है, इसीलिए गन्ने की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। पहले उत्तर प्रदेश में होती थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ ना कि वर्षा अनियंत्रित हो गई, वर्षा कम होने लगी, जिसके कारण यहाँ पर वह ऐसी मिट्टी नहीं पाई जा, मिट्टी है लेकिन वर्षा नहीं होने के कारण गन्ने के लिए जो उत्पादन पानी चाहिए ना वो कम मिलने लगी, जिसके कारण अब वह स्थान कौन ले लिया है, महाराष्ट्र। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला है, इस काली मृदा पर ना जैसे ही नमी पड़ती है यानी जल की फुहारें पड़ती है ना वो चिपचिपी हो जाती है, एकदम गीला हो जाती है। क्लियर है। तो आपने क्या देखा काली मृदा की विशेषता कि इसमें लोहा और एल्यूमिनियम पाई जाती है। दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस रहती है। तीसरा, यह जब नमी को ना अधिक समय तक
बनाए रखती है, नमी पड़ने पर, पानी पड़ने पर चिपचिपी हो जाती है। अब जब वो सूख जाती है तो कड़ी हो जाती है। किसके लिए यह ज्यादा उपयुक्त है? कपास और गन्ने के लिए। और यह हमारे देश में किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। कोई दिक्कत? चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि काली मृदा की क्या क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। उसको बंद कर दो, बहुत हल्ला करता है, ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है। अब इसी का पार्ट 2 है, यानी कि लाल मिट्टी की क्या क्या विशेषताएं हैं हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला नंबर, लाल मिट्टी का रंग लोहे की उपस्थिति के कारण, लेकिन लोहे के साथ साथ क्या पाई जाती है उसमें? मैग्नीशियम पाई जाती है। एल्यूमिनियम तो काली रहेगी, मैग्नीशियम तो लाल रहेगी। चलिए, तो नंबर 1 विशेषता। दूसरी विशेषता हम लोग पढ़े थे कि यह किस चट्टान की बनी होती है? आग्नेय चट्टान की बनी होती है। 2 विशेषता हो गई। अब इसमें और देखिए, साथ ही इसमें नमी होने पर इसका रंग पीला हो जाता है, यानी ज्यादा नमी रहेगा तो लाल मृदा कैसी बन जाती है? यानी जो लाल मृदा है ना, जब पानी में ज्यादा देर तक वह रह जाती है तो धीरे धीरे रंग उसका कैसा होने लगता है? पीला होने लगता है। इस मिट्टी की बनावट हल्की रंध्रमय और मुलायम होती है। लाल मिट्टी कैसी होती है? रंध्रमय और मुलायम। अब इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि उसमें जल देंगे ना तो वो जल्दी सूख जाती है। रंध्रमय का मतलब होता है छिद्र वाला। रंध्रमय का मतलब, अब समझिए, कोई चीज छिद्र वाला है, अब पानी देंगे तो क्या होगा? वो जल्दी चली जाएगी नीचे। अब जो हमारा ना घर में चलनी होता है, वो छिद्र वाला है, पानी देके देखिए तो क्या होगा? सड़क से नीचे आ जाएगी। यानी कि रंध्रमय है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि वह जल्दी को, जल को क्या कर लेती है? खींच लेती है। चलिए, अच्छा। खनिज की मात्रा कम होती है, इसमें खनिज की मात्रा, कार्बोनेट के अभाव होते हैं। साथ ही नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी नहीं होता है उसमें, ना तो नाइट्रोजन है ना ही फॉस्फोरस है। अच्छा, ना नाइट्रोजन है ना फॉस्फोरस है, इसका मतलब खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। हमारे यहाँ की जो जलोढ़ मृदा है, नाइट्रोजन होते हैं लेकिन कम मात्रा में, फॉस्फोरस होते हैं लेकिन कम मात्रा में। अब यहाँ कह रहा है कि ना तो इसमें नाइट्रोजन है और ना ही फॉस्फोरस है, तो ये पोषक तत्व की इसमें क्या रहती है? कमी रहती है। आगे हैं, अब आगे बढ़िए। अभी अभी आप जस्ट पढ़े हैं कि यह मिट्टी जो है ना रंध्रमय होती है। तब वर्षा पड़ेगा, पानी आएगी तब ना पानी आ जाएगी। अगर बारिश ना पड़े, इसका मतलब उसके अंदर में क्या भरी होगी? हवा भरी होगी, यानी उसमें हवा मिली रहती है। क्या रहती है? चलिए, अतः बुआई के बाद सिंचाई करना आवश्यक है जिससे बीज अंकुरित हो सके। माने क्योंकि बारिश होगी तो जल जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर बारिश हुई हो ना तो सारा जल धीरे धीरे क्या हो जाएगी? रिस जाएगी, क्योंकि वह वाष्पित बन के बाहर निकल जाएगी। तो बीज के अंकुरन के लिए नमी कम मिलती है, तो अंकुरन के लिए क्या करना होता है? पहले उसमें सिंचाई कर दी जाती है और तब जा करके उसकी बीज की बुआई की जाती है, ताकि उसके नमी बने रहे तो अंकुरन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। और इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि रंध्र में है तो सब जल क्या हो जाता है? ऊपर बाष्प बन करके भाग जाता है। तो ये हमारी लाल मिट्टी की विशेषता रही। किसी को डाउट? फिर से एक नजर देख लेते हैं। तो लाल मिट्टी की विशेषता क्या? तो नंबर 1 कि यह मिट्टी अधिक समय तक रहने पर पीली हो जाती है। जल में अधिक नमी ज्यादा रहेगी तो कैसी हो जाएगी? पीली। दूसरा क्या है? यह रंध्रमय होती है और हल्की होती है, मुलायम होती है। इसमें हवा भरी रहती है, आग्नेय चट्टान की बनी होती है। इसमें पोषक तत्व में रहता है लोहा और मैग्नीशियम रहती है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की, कार्बोनेट की भी कमी रहती है। क्लियर? तो ये सब कुछ खासियत है। और हाँ, ये सिंचाई अधिक जरूरत होती है बीजों के अंकुरन के लिए, फसल के तैयार होने के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, काली और लाल मृदा की विशेषता। समझने में किसी को दिक्कत? कोई डाउट रह गया क्या? चलूं? चलते हैं। अब क्वेश्चन 2 क्या कहता है समझना। भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? इस मिट्टी की विशेषताएं बताइए। अब देखिए, सबसे पहले आपसे कह रहा है कि भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है। तो हमने एक मैप के जरिए आपको समझाया था कि हमारा भारत का जो नक्शा है ना, इस राउंड में रहता है।
चलिए इस तरह से नक्शा रहता है। अब हमने बताया था एक चीज आपको कि ये जो पंजाब से लेकर के असम तक का जो मैदान है, उत्तरी भारत का मैदान, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तरी भारत का मैदान, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और असम है। अब पूरे मैप को अगर गौर से देखिएगा आप ना, तो आपको समझ में आएगा कि हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती है ना, वह अधिकांश होकर के इसी होकर के बहती है। ऊपर से उत्तर से निकलती है दक्षिण की ओर, जितनी नदियां हैं उत्तर से निकलती है दक्षिण की ओर, लेकिन उतरने के बाद ना वह पश्चिम की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ठीक है ना? पश्चिम की ओर आकर के कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। पश्चिम की ओर न मुड़ती है कि पूरब की ओर मुड़ती है? पूरब की ओर मुड़ती है। ठीक है, तो चलिए ये आकर के सब बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिरती है। स्वाभाविक सी बात है कि हिमालय की नदियां हैं तो सालों भर पानी रहती है, और सालों भर पानी रहने के कारण जब बरसात के दिन आती है तो बाढ़ आती है। नहीं, तो जितनी भी नदियां हैं ना, इसमें सब में बाढ़ आती है। बाढ़ आने के कारण इसका जो क्षेत्र है ना, ये है, जिसके कारण ये समतल मैदान भी है और जलोढ़ मृदा भी है। डाउट क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई पूछे, आ जाओ, कि हमारे भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो लिखेंगे उत्तर भारत के जो मैदानी भाग हैं वो जलोढ़ मृदा है, जिनमें पंजाब से लेकर के असम तक फैला हुआ है। क्लियर हो गया? कौन कौन राज्य हैं वो भी समझ जाइए। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और असम है। अब आ जाइए नीचे। ये जो हमारे भारत के जो तटीय मैदान है, दक्षिणी सागर तटीय मैदान, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से गुजरात शुरू होती है, गुजरात से लेकर के जाइए कहाँ तक? तक केरला तक, और केरला से चले जाइए कहाँ तक? तो उड़ीसा तक, क्योंकि इधर तो पश्चिम बंगाल आप ले ही लिए हैं। तो ये जो तटीय मैदान है ना, ये भी सब क्या है? चलिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये हमारे बीच का जो भाग है ना, पॉइंट, ये बीच का पॉइंट है, पठारी क्षेत्र है, जहां पर दक्कन के पठार हैं, अरावली के पठार हैं, ये सब पठार हैं। तो इनमें से जितनी नदियां निकलती है ना, तो वो क्या होती है कि अधिकांश जो है पूर्वगामी है, वो सब जाती है बंगाल की खाड़ी में। मात्र दो नदियां हैं, जिनमें एक नर्मदा है और एक ताप्ती जो है वो हमारी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। इधर से कुछ नदियां हैं, जैसे समझिएगा, जैसे आपने सिंधु नदी का नाम सुना होगा, वो ऐसे करके भारत से निकलती है और जाती है पाकिस्तान, और फिर भारत में इन कर जाती है। तो इस भाग का जो क्षेत्र है ना, वो भी मैदानी है। छोटी छोटी नदियां गिरती रहती है, बड़ी नदियां ये सब हैं। ये सब इधर से तो बहुत सारी नदियां हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेरियार है, बहुत सारी नदियां हैं गिरती है। वो हम लोग नदी वाली सेक्शन में जा करके देखेंगे। तो ये सब मैदान जो है हमारा समतल है। तो अब जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? क्लियर हो गया कि एक तो हमारा उत्तर भारत का मैदान, और दूसरा दक्षिण भारत के तटीय मैदान जो है वो जलोढ़ मृदा है। एक पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों को? कोई डाउट रह गया? अब आगे चलते हैं। इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? अब दोनों में अगर गौर करके देखिएगा तो दोनों में कौन बड़ा क्षेत्र है? पंजाब से हरियाणा तक, यानी उत्तर भारत का मैदान। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन, तो उत्तर भारत का मैदान सबसे बड़ा है। अब आगे चलिए। फिर इसमें कह रहा है इस मिट्टी की क्या विशेषताएं होती है। तो अभी अभी आप जस्ट पढ़े हैं, या अपने यहाँ, क्योंकि हम लोग बिहार में ही रहते हैं, तो बिहार की मृदा तो हमारी आंखों के सामने है। हम जानते हैं कि इस मृदा में नमी पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें क्या रहता है ना, कि यहाँ की मृदा जो है ना, वो दोमट होती है। कैसी होती है? दोमट होती है। इसमें एल्युमिनियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या अन्य प्रकार, सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सब खेती के लिए उपयुक्त है, चाहे वो खदान्य हो, तिलहन हो, दलहन हो या नगदी फसल है। इस सब की खेती हमारे यहाँ अच्छी होती है। नहीं, यानी कृषि के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। फिर समझ लेते हैं। अब फिर से इसमें कह रहा है कि इस मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, जलोढ़ मृदा की क्या विशेषताएं हैं। तो लिखिएगा, जलोढ़ मृदा की विशेषता निम्न है। इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस पाई जाती है, हो गया, जो कृषि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नंबर 2, यह दोमट मृदा होती है, इसीलिए अच्छी कृषि के लिए होती है। तीसरा, ये नमी युक्त होती है, इस मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है, क्योंकि दोमट ना तो ज्यादा पानी को सोखती है और ना जल्दी उसको छोड़ती है। नहीं, एक मिडिल पॉइंट में रहती है, तो इसमें पानी की भी ज्यादा कमी नहीं होती है
और ज़्यादा इसमें पानी लगती भी नहीं है। तो दोनों है, इसीलिए इसमें नमी हमेशा बनी रहती है। तो ये सब इसकी खासियत है। हाँ, इसमें कहीं कहीं फास्फोरस और नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो हम लोग बाहर से उर्वरक डाल करके या खाद डाल करके हम इसकी पूर्ति कर लेते हैं। हो गया। तो विशेषता इसकी समझ में आ गई। कृषि के लिए अच्छा माना जाता है, इसे समझ लीजिए दिमाग में लगा के। मिट्टी कैसी है, दोमट है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें ज्यादा करके क्या पाई जाती है, ह्यूमस पाई जाती है, इसीलिए इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सब प्रकार की खेती होती है। गौर करके देखिएगा, अपने बिहार में हम लोग खाद्यान्न के रूप में चावल की भी खेती करते हैं, गेहूं की भी खेती होती है, अ, मक्का की भी खेती होती है। जो मूल रूप से खाद्यान्न 3 है, तो यह खाद्यान्न समझ रहा है ना, जिसको अन्न कहते हैं। तो अन्न में हम लोग ये सब करते ही है नहीं। इसके अलावे दलहन है, तो अनेक प्रकार के दलहन है, अरहर है, मसूर है, उड़द है नहीं। तो ये सब भी हमारे यहाँ अच्छी खेती होती है। फिर अनेक प्रकार के तेलहन है, जिसमें हम लोग सरसों, मूंगफली नहीं, ये सब की खेती करते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ होती है। सब्जियां हैं, मसाले हैं। नगदी फसल की बात करेंगे तो नगदी फसल भी हमारे यहाँ होती है नहीं। जैसे हमारे यहाँ पहले जूट की खेती बहुत अच्छी होती थी बिहार में, लेकिन बारिश अनियंत्रित होने के कारण ना हम लोग जूट की खेती बंद कर दिए। कि होता क्या था ना, जूट का मतलब होता है पटसन, पटुआ। तो वो पेड़ पौधा की तरह होता था, पौधा पतला सा, जैसे में है ना, पौधा ऐसे पतला रहता था। इसका जो उसका ऊपर का कवर होता था ना, खोला, जिसको आप उसको कहिए समझिए उसका छिलका, तो उसको ना पानी में गलाना होता था। अब बारिश हमारे यहाँ है ही नहीं, तब पानी इकट्ठा होता ही नहीं है, तो उसको कहाँ गलाया जाएगा। पहले होता था कि आसपास में इतनी बारिश होती थी, पूरा गड्ढा गुड्ढी में पानी भरल रहता था। तो किसान भाई अपना फसल काट के उसको उसमें क्या करते थे, पनिया में छोड़ देते थे। 10-15 दिन पानी में रहता था, तो पूरा वो गल जाता था। फिर उसको अलग कर देते थे, लकड़ी को अलग और पटुआ को, छिलका को अलग कर लेते थे। फिर पानी में पटक के साफ कर देते थे। अगर साफ नहीं करेंगे ना, तो मोटी मोटी करी हो जाएगी, वो कोई काम का नहीं रहेगा। अगर साफ हो जाता था उजला सफेद, उसको सफेद समझिए सोना कहा जाता था। पटसन को क्या कहा जाता है, हाँ, सफेद सोना यानी उजला सोना कहा जाता था। तो अब हमारे यहाँ नहीं होती है। अब इसका स्थान ना अभी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में ये खेती ज्यादा होती है, और वहीं पर सबसे ज्यादा भी जूट मिल है। अपने बिहार में समस्तीपुर में भी एक जूट मिल है, मुक्तापुर में, लेकिन बंद हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके संरक्षण के महत्वपूर्ण उपाय लिखिए। देखिए मेरे भाई, हमसे पूछा जा रहा है कि मृदा का संरक्षण क्यों जरूरी है। अब गौर करिए कि जो हमारी मृदा है ना, वो हमें जरूरत है या नहीं है। तो बिल्कुल जरूरत है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई खेत है, कोई मैदान जहां हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, वहां से अनेक प्रकार के फसल उत्पादन करते हैं। अगर ऊपर की मृदा बह दह करके चले जाए, तो हम लोगों को किताब में क्या बताया गया कि ऊपर की मृदा जो 6-7 इंच का लेयर का है ना, वही ज़्यादा उपयुक्त होती है, उसमें ज़्यादा ह्यूमस पाई जाती है। वही बहकर चली जाएगी तो फसलें होगी, बिल्कुल नहीं। अगर हो भी जाए मान लीजिए अंकुरन पौधे का, तो उसकी वृद्धि विकास कम होगी। सॉरी। तो वृद्धि विकास कम होगी, और साथ ही साथ क्या होगा ना, कि उसका वो मतलब जो फसल का उत्पादन होगा ना, वो कम मिलेगी हमको। तो इसलिए क्या है ना, कि उस मृदा का संरक्षण जरूरी है। अब आपके दिमाग में आ गया है क्यों, तो भाई अच्छे फसल के उत्पादन के लिए। चलिए फिर समझते हैं मिट्टी का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो अच्छे फसल के उत्पादन के लिए, ताकि हमारी उत्पादन ज्यादा हो, इसलिए मृदा का संरक्षण जरूरी है। एनी डाउट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि मिट्टी का संरक्षण क्यों जरूरी है, तो आप समझा के लिख बता सकते हैं कि देखिए, मृदा में ही हमारी फसल उत्पादन होती है। खास करके मिट्टी की जो ऊपरी परत है ना, क्योंकि दीर्घोत्तरीय है तो थोड़ा सा लॉन्ग करके लिखिएगा। मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जिसका मात्रा 6 से 7 इंच होती है, उसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस या अन्य प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए वो बह दह करके चली जाएगी, तो हमारी फसल को जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। परिणाम होगी फसल का उत्पादन कम होगी। अर्थात ओवरऑल अगर देखा जाए, तो फसल के अच्छे उत्पादन के लिए मृदा का संरक्षण जरूरी है। अब आगे हैं इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण उपाय। अच्छा, मृदा का संरक्षण आप कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मृदा संरक्षण का मतलब होता है, मृदा संरक्षण का मतलब है कि मिट्टी आखिर बर्बाद होती कहां से है।
तो नंबर 1 है मृदा कटाव यानी क्षरण, उसको अपर्दन कहते हैं। तो अब बहकर चली गई, नदियों में चली गई तो वो हमारे काम का नहीं रहा। तो सबसे पहले मृदा अपर्दन को रोकेंगे। मृदा संरक्षण का सबसे पहला उपाय मृदा अपर्दन को रोकिए। इसके लिए सीढ़ी नुमा खेत बनाइए, खेतों के मेड़ पर पेड़ लगाइए, खेत में हमेशा फसल लगाए रखिए, या अगर आपकी जमीन अगर ज्यादा ढालुआ हो तो सीढ़ी नुमा, और कम ढालुआ हो तो उसको चौरस कर दीजिए। यानी जिधर ऊंचा है उधर की मिट्टी काट के और जिधर कम है उधर डाल दीजिए, ताकि समतल हो जाए, तब मृदा कटाव कम हो जाएगी। तो पहला उपाय क्या है? मृदा संरक्षण का पहला उपाय मृदा अपर्दन को रोकना। ठीक है, चलिए दूसरा। अब क्या है ना कि हम लोग ज्यादा करके हम लोग खेतों में उर्वरक डाल रहे हैं, नहीं, या हम लोग गहन खेती शुरू कर दिए हैं, कोई दिक्कत? तो अब गहन खेती करने से क्या होता है कि एक फसल काटे आ खेत को तो हम खाली छोड़ते ही नहीं है। पहले होता था कि परती छोड़ देते थे 4-5 महीना, तो ऑटोमेटिक उसका पोषक तत्व मिल जाता था। खेत को खाली छोड़ दीजिएगा परती, तो उसका पोषक तत्व वायुमंडल से खुद ब खुद मिल जाता है। अब मान लीजिए अपने खेत को फर्ती छोड़ते ही नहीं है, एक फसल काटे फिर दूसरा तीसरा ऐसे लगाते चले जा रहे हैं, तो उसको अब आराम कहाँ करने देते हैं, तब पोषक तत्व पूरा कैसे करेगा? तो उसका एक तरीका है फसल चक्रण। क्या तरीका है मेरे भाई? तो मृदा संरक्षण का दूसरा तरीका क्या है? फसल चक्रण। खेत में हम लोग बदल बदल कर फसल लगाएंगे। तो एक फसल लगाने से जिस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, दूसरा फसल लगाने से उसकी पूर्ति हो जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखना है कि सेम पोषक तत्व वाले फसल नहीं लगाना है। सेम माने समान वाले। अब जैसे मान लीजिए कि एक आप खाद्यान्न लगाए हैं, उसमें भी चाहिए उसको नाइट्रोजन और फास्फोरस, और दूसरा फिर अगला फसल वही लगा दिए जिसमें भी चाहिए नाइट्रोजन। फसल बदल गया है लेकिन उसको भी वही चाहिए, कौन? नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो फिर कैसे काम चलेगा क्या? तो इसीलिए क्या करना है, इस चीज को क्वालिटी को चेंज करते चलिए। यानी फसल चक्र एक तरीका है जिससे मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। चलिए तीसरा तरीका, अभी गौर करिए। हम लोग ज्यादा करके उर्वरक डालते जा रहे हैं ताकि उत्पादन हमारी बढ़ते जाए। तब मिट्टी या तो अम्लीय हो रही है ना तो क्षारीय। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें हरी खाद, बर्मी कंपोस्ट, या सीधे खाद। खाद का मतलब हो जाता है गोबर और खल्ली। खाद का मतलब हो जाता है गोबर और खल्ली, या राख जो होता है फसल पौधे का अवशेष। नया बर्मी कंपोस्ट में होता है जो जीव जंतु वाला एक नया अभी खाद आया ना, जिसको केचुआ वाला कहते हैं। देखे होंगे तंबाकू के समय में किसान भाई 350 में एगो बोरा लाता है 40 kg वाला, उसको बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुआ का रहता है, चेला नहीं होता, चेला, उसको मार के या उसको उसमें भर दिया जाता है। वो बिजनेस किए होते हैं, तो उनका अपना अलग तरीका है। तो बर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो उससे क्या होता है, मृदा ना तो अम्लीय होगी और ना ही क्षारीय होगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो कौन कौन तरीका हमने बताया? पहला है मृदा अपर्दन को रोकना, दूसरा है फसल चक्रण, तीसरा है उर्वरक की जगह पर खाद, बर्मी कंपोस्ट या हरी खाद डालना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए कुल कितने क्वेश्चन है देखा जाए तो 5। आगे हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि से किस प्रकार की भूमि ह्रास हुआ है और हो रहा है? भूमि ह्रास के अन्य कारणों पर भी प्रकाश डालिए। देखिए मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि होने से भूमि के उपयोग में हेर फेर हो रहा है। यानी हमने देखा था कि कृषि योग्य भूमि थी, वन वाली भूमि थी, चारागाह वाली भूमि थी, बंजर भूमि थी और अन्य भूमि थी। दैट्स ऑल। बहुत सारे हैं तो उतना नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन मूल रूप से यही में ज्यादा उपयोग है। तो इसीलिए हमने बताया कौन, कृषि वाली, वन वाली, चारागाह वाली और अकृष्ट वाली, एगो हमारे बगल वाली। चलिए ध्यान देंगे पड़ोसी। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे ये भूमि कौन कौन थे हमारे, तो ये। अब इसमें हेर फेर हो रहा है, नहीं हेर फेर हो रहा है, यानी कहने का अर्थ है कि जो कृषि योग्य भूमि है वो कम रहा है, तो कहीं पर चारागाह कम रहा है। अब इसका कारण क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि होने के कारण कृषि पर दबाव बढ़ गया है। सब लोगों को भरपेट भोजन चाहिए और भोजन की पूर्ति के लिए
खास करके जो अकृष्ट भूमि है, अकृष्ट भूमि यानी जो बंजर हैं या जो पड़ती पड़ी हुई थी जहां खेती हम लोग नहीं करते थे, तो ऐसे जगहों पर कृषि करने का प्रावधान शुरू किया गया और जो अकृष्ट भूमि थी उसको जोत करके फिर से उसे कृषि योग्य बनाई गई है। तो जहां बंजर और चारागाह की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। अब जैसे कृषि बढ़ी है तो कृषि योग्य भूमि बढ़ी है, लेकिन कृषि योग्य जो भूमि थी, आवास बनने से, सड़क बनने से, उद्योग बनने से, वह कृषि योग्य भूमि में क्या आ रही है, कमी आ रही है। कोई दिक्कत? दो बात समझ में आ गई। जनसंख्या बढ़ने से जो हमारी कृषि योग्य भूमि थी, तो उसमें क्या हो गया, हमने क्या लगा दिया, मकान बना लिया, सड़क बना लिया, उद्योग लगा दिया, तो जिसके कारण कृषि योग्य भूमि क्या हो गई, कम हो गई, कम गई। अब इस कमी को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, जो अकृष्ट भूमि थी, जहां बंजर थी, जहां जंगल थी, जहां चारागाह थी, उस सबको काट काट के हमने क्या बना लिया, कृषि योग्य भूमि। तो चलो हमारी कृषि योग्य भूमि जो थी कमी, उसकी हमने पूर्ति कर दी। अब चलते हैं वन की बात। अब क्या हुआ कि जहां जहां पेड़ थे, वन थे, जंगल थे, उसको हमने काट के क्या बना दिया है, कृषि योग्य। तब वन की संख्या मात्रा क्या होने लगी। अब जैसे जैसे पेड़ कमने लगे, प्रदूषण धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा, क्योंकि आबादी बढ़ी, उद्योग बढ़े, गाड़ियां बढ़ी, तब प्रदूषण ज्यादा छूटता है, यानी जो हानिकारक गैस है वो ज्यादा निकलती है। अब जिस मात्रा में हानिकारक गैस निकलती है, उस मात्रा में पेड़ पौधे नहीं है जो उसको खाए। जो हमारी वायुमंडल है उसका ना क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग होने लगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, ऑक्सीजन कमने लगा, तो हमने पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिया। तो जो अकृष्ट भूमि थी, जो पर्वतीय इलाके थे, तो उस जगह पर हमने क्या करना शुरू कर दिया, पेड़ लगाना शुरू कर दिया। तब वन की मात्रा भी क्या होने लगी है, वृद्धि। पहले से वन बढ़ा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि हमारा वन कितना प्रतिशत होना चाहिए, 33% भूभाग पर जो पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से कितना होना चाहिए, 33। और अभी हम लोग कितने प्रतिशत में हैं, तो अभी का वर्तमान है, यानी कि लगभग 19 से 21% एक एवरेज है, 19 से 21%। बिहार की बात करेंगे तो वो बहुत ही कम है, यानी 7% भूभाग पर वन है। तो कहने का अर्थ है कि वन हमारे यहाँ कम है, लेकिन पहले से हम लोग बढ़े हैं। 60 और 90 के दशक के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। चलिए, तब वन उपयोग में अंतर समझ गया ना, क्यों कारण हुआ है। चलिए फिर समझते हैं। हमसे पूछा जा रहा है भूमि ह्रास के क्या कारण थे। तो पहला हमने बताया कि जो कृषि योग्य भूमि थी, तो उसमें हमने क्या लगा दिया, घर बना दिया, सड़क बना दिया, उद्योग लगा दिया, तो उसकी कमी होने लगी। अब जनसंख्या बढ़ने के कारण इसकी पूर्ति चाहिए, खेत और ज्यादा चाहिए हमें, तो जो चारागाह वाली थी, बंजर वाली थी, जंगल वाली थी, उसको काट काट के हम लोग फटाफट खेत बना लिए। चलिए, अभी तो खेत की पूर्ति हो गई, लेकिन वन कम गया। तब वन कमने के कारण फिर से जहाँ कृष्ण भूमि थी, चारागाह थी, या अन्य प्रकार के जिस भूमि का हम लोग उपयोग नहीं कर रहे थे, उस जगह पर क्या लगाना शुरू कर दिया। वृद्धि हो गई है दोनों चीज की, या तो कृषि योग्य भूमि या वन का। कम गया कौन, तो जो अकृष्ट भूमि थी, अकृष्ट का मतलब बंजर, बंजर वाला भूमि, या मान लीजिए जहां हम लोग खेती बिल्कुल ही नहीं करते थे, बिल्कुल परल था, जैसे बहुत समय पहले की चौरूर का इलाका ऐसे ही परले रहता था, कोई उसमें खेती बाड़ी नहीं करते थे, जैसे अपना अपने ही चौर में बांध के ई पार लोग खेती करते थे, या ऊपर बिल्कुल ऐसे परल रहता था। अब देखिए ना, जा करके पूरा में रहता है, बाग हो जाता है, नहीं हो जाता है। थोड़ा सा गंगा सूख ना जाए कि गंगों में लोग खेती कर देता है। हाँ हाँ, सही बता रहे हैं, वहां पर भी होती है खेती। गंगा के बीच बीच में बहुत बहुत मैदान सूख जाता है, तो वहां पर के किसान जो होते हैं अपना ट्रैक्टर से, उसके इधर पानी रहेगा, उधर नौवा से ट्रैक्टर ले जाता है, और में जोत जात के भले तरबूज की खेती करे, ककड़ी की खेती करे, जो वहां पर बना रहता है, उसको चढ़ाने का व्यवस्था रहता है, बड़ी बड़ी नावें रहती है, छोटी नाव पर थोड़ी जाएगी, कागज के नाव पर थोड़ी जाएगी, वो तो बराबर लकड़ी का नाव रहता है। अब बड़ी बड़ी ये ऐसी ऐसी नावें हैं कि 20-20 को ट्रक घुस जाता है उसमें, नहीं, और उसमें फिर प्लेन बना रहता है, उसको जाकर के उतार देता है, उस उतर जाता है, फिर जुताई कर दिया,
फिर उसको चढ़ा करके लेके चल आया। देखे हम यहाँ पर खेती होती है, ऐसा झूठ क्या है। तो गंगा में ऐसी खेती होती है, ऐसे नदी तालाब पोखर उखर भी सूख जाता है तो खेती होती है। बहुत आदमी कर लेता है, पोखरी सरकारी है, और जो होशियार बुद्धिमान है अपना गया पोखरी में जो जात के 2-4 बीघा तो बढ़ गया ओकर खेत अपन ना, धान की खेती कर दिया। चलिए आइए मेरे भाई, तो समझ गए ना। तो कहने का अर्थ है कि जहां जहां कैसे कैसे कमी हुई है, इस सबको हमने विस्तार से देखा। अब आगे चलते हैं। भारत में भूमि उपयोग के कौन कौन से प्रारूप मिलते हैं? अच्छा एक बात, हमारे भारत में भूमि के उपयोग के कौन कौन से प्रारूप हैं, यानी हम लोग भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, नहीं। तो हम लोग भारत के उपयोग भूमि के बारे में कई चीज देखा था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए हमारे भारत में भूमि उपयोग की बात अगर करेंगे तो सबसे अधिक कौन सा था? वन क्षेत्र था, नहीं। पहला हमने बताया था कि वन क्षेत्र में यानी जहाँ पर जंगल लगी है वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती है, प्राकृतिक रूप से खुद ब खुद मतलब पौधे उगते हैं, वहाँ झाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े पौधे हैं, तो वो वन क्षेत्र है। तो भारत में वन माने भूमि के उपयोग में पहला प्रारूप कौन है? वन है। इसकी कुल प्रतिशत मात्रा कितनी मापी गई है? 23 दशमलव। चलिए अब दूसरा था निबल बोई भूमि, यानी जहां पर हम मूल रूप से खेती करते हैं। देखिए अपने यहाँ भी है वन, तो इसको भी वन्य श्रेणी में रख दिया गया है। जैसे हमने बताया था, समझाया था पाठ में कि मान लीजिए हमारे पास 5 बीघा जमीन है, तो हम क्या किए हैं कि देखते हैं कि ज़्यादा फायदा बनने से है, तो कहीं पर नींबू की फसल लगाए हुए हैं, कहीं पर अमरूद वाला लगाए हुए, कहीं केला लगाए हुए हैं, कहीं पर और सारे पौधे लगा दिए हैं। और मात्र 3 बीघा में हम जुताई करते हैं, और बाकी 2 बीघा में क्या कर दिए हैं? न लगा दिए हैं, बांस है, गाछी कुछ 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 का है। तो ये क्या है, वो वन क्षेत्र में चला गया। वो 2 बीघा किस में चला गया? 3 बीघा जिसमें हम लोग अनाज की खेती करते हैं, बार बार जुताई करके फसल लगाते हैं, तो वो निवल बोई भूमि, वो भूमि क्या है हमारी? निवल है। तब पहला हो गया वन क्षेत्र और दूसरा हो गया निवल बोई भूमि, तो 2 प्रारूप हो गया। तीसरा उपयोग है परती भूमि, माने कुछ ऐसी जगह अभी भी हमारे देश में है जहां पर उपयोग हम लोग उसका बिल्कुल ही नहीं करते हैं। अच्छा बैठो। तो वो परती भूमि के रूप में जानी जाती है, यानी कहने का अर्थ है कि जहां पर खेती बिल्कुल ही नहीं होती है। परती में भी हम लोग 2 प्रकार के देख लिए थे, एक वर्तमान और एक पुरातन। चलिए इसके अलावे तीसरा हमने देखा था कि परती भूमि के अतिरिक्त अन्य जोते जाने वाली भूमि, यानी परती है लेकिन उसमें हम लोग ना खास करके पौधे लगाए हुए हैं या बाग बगीचा लगाए हुए हैं, नहीं। तो ये सब जो है 1 साल 2 साल उसमें रखते हैं पौधा, फिर काट देते हैं। जैसे अब देखिए नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे किसान को देखिएगा कि अमरूद का पौधा लगाया, नहीं, पपीता का पौधा लगाया, 2-4 साल पौधा से अपना फल लिया, और उसके बाद उसको क्या कर देता है? काट देता है, फिर से उसमें दूसरा पौधा लगाता है या उसमें खेती करता है क्या। तो ये भूमि क्या कहलाएगी? परती के अलावे अन्य भूमि। आगे हैं अकृष्ट भूमि। प्रारूप में कौन कौन आएंगे? अकृष्ट भूमि, जिनमें बंजर भूमि होगी। क्लियर। तब भारत के कुल भूमियों को कितने वर्गों में बांट दिया गया? तब वन, निबल बोही, परती, परती के अलावे अन्य भूमि और अकृष्ट भूमि। किसी को दिक्कत? अब सबके बारे में 5-7 लाइन लिखना है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि हमें क्या क्या लिखना है। अब जैसे वन के बारे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि वह भूमि जहाँ पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे उगते हैं, उनमें अनेक प्रकार की झाड़ियाँ हैं, मोटे मोटे पेड़ हैं, तो वो वन क्षेत्र हैं। और भारत में कुल वन की प्रतिशत मात्रा है 23.54 है, और प्राकृतिक रूप से पर्यावरण संतुलन के लिए इसकी 33% मात्रा होनी चाहिए। हो गया क्लियर? अब लिख देंगे निवल बोई भूमि, तो वैसी भूमि जिस पर हम लोग प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीने जो है हम लोग जुताई करके नए नए फसल लगाते रहते हैं, तो ऐसी भूमि कहलाती है निवल बोई भूमि। ठीक है ना, जिसका प्रतिशत मात्रा हमारे भारत में सबसे ज्यादा है। और ये कुल कितना है? 48.83, यानी हम लोग खेती बाड़ी कितने प्रतिशत भूमि पर कर रहे हैं? 48.83। तो यही सब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिख दीजिएगा। दैट्स ऑल। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन 5 ही ना है कुल जी, और है क्वेश्चन क्या? नहीं है अब शायद। चलिए तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं।
उम्मीद है सब लोगों को दीर्घ उत्तरीय सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और आपसे उम्मीद लगा के रखे हैं कि अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। विशेष के लिए कल मिलेंगे, अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।